नमस्कार। आइए पढ़ते हैं मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस, जो बौद्ध काल की पृष्ठभूमि पर है। भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी रानी सुंदरी जो रूप गर्विता है, यौवन पर बड़ा गर्व है जिन्हें, उनके अंतर्गंत को प्रस्तुत करता हुआ, और नंद के भीतर जो मन का प्रतीक है, नंद के भीतर जो सांसारिकता के प्रति, विलासिता के प्रति आकर्षण है, उसके साथ साथ उससे विकर्षण भी है, बुद्ध के निवृत्ति मार्ग की ओर भी खिंचाव है। इस द्वंद्व को इस नाटक में बहुत गहरे से उभारा गया है राकेश जी द्वारा। तो हम पढ़ रहे थे कि कामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। उधर भगवान बुद्ध भी नंद के राज्य में प्रवास करने वाले हैं, प्रवास के लिए आए हुए हैं। उधर रानी सुंदरी ये दिखला देना चाहती हैं कि मैं बुद्ध के निवृत्ति मार्ग पर किसी को, विशेषकर अपने पति को, नहीं बढ़ने दूंगी। मैं उन्हें अपने विलासिता में, अपने रूप में, अपने यौवन के जाल में ऐसे फंसा के रखूंगी, प्रेम की मदिरा में इतना मग्न कर दूंगी कि वे संसार त्यागने के बारे में सोच ही ना पाएंगे। तो सारे कर्मचारी हैं, वे उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, कामोत्सव की तैयारियां कर रही हैं। नृत्यांगन आने वाली है, रात भर नाचेगी और मदिरा छलकेगी, खूब सजावट हो रही है। सुंदरी और उसकी सखी अलका परस्पर बातचीत कर रही थी, और सुंदरी ये भी कहती है कि रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना, रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी, हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा। उसकी आंखों से, उसकी एक एक अंग की गौराई से जो नशा है, जो यौवन का उद्दाम आकर्षण है, वह विकिरणित होगा, वह फैलेगा। और इसी संदर्भ में सुंदरी कहती है कि शशांक से कह दिया था ना कि आज मैंने कुछ विशेष प्रकार की मदिरा मंगवाई थी। मदिरा नहीं बल्कि मदिराएं, कई प्रकार की शराब चाहिए आज। ये हम पढ़ रहे थे, उससे आगे पढ़ते हैं। देखिए, अलका, आपने अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दें तो मैं अभी जाकर। इतनी सुंदरी फिर बोल पड़ती है, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने सोच कैसे लिया कि सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ। मन में बात आने से ही सोच लेती हूँ कि वो पूरी हो जाएगी। अब इस सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा जा, पहले शशांक से कह दे, बहुत समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आंसू मिलाकर वह कई कई नए सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है। और देख कि उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज उद्यान में सजानी है। भोजन की और पान की, मदिरा आदि पीने की सारी जो सामग्री है वो उद्यान में, बगीचे में सजाना। अलका कहती है, अभी जाकर कह देती है। दाईं ओर से चली जाती है, सुंदरी बढ़कर श्वेतांग की ओर जाती है। शशांक के लिए आदेश भेज दिया और खुद श्वेतांग के पास आती है। सुंदरी कहती है, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग, तुम? श्यामांग की ओर देखती है। वह जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्निकाष्ठ को देख रहा है। अग्निकाष्ठ, अंगीठी, हाथ में अंगीठी ले रखी है। तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो कि आग काठ के अंदर है या बाहर? देखो, ये चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो, और अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है। तुम आओ श्वेतांग। श्वेतांग को बुलाती है, दाईं ओर से चली जाती है। श्वेतांग उसके साथ जाता हुआ एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देख लेता है, और श्यामांग इस तरह अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि वह उसे क्यों हाथ में लिए है। और श्यामांग बड़ा उद्भ्रांत सा कहता है, उद्भ्रांत, वो भ्रमित है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां नहीं सुलझेंगी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा? श्वेतांग कहता है, कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत में आम कैसे बौराए थे। आम बौराना, आम के पेड़ों पर जो मंजरियां लगते हैं, फूल लगते हैं नंदन, मंजरी, राजस्थान में उसको मीझर बोलते हैं, खेजड़े के पेड़ के लगती है, वैसे आम पे मंजरियां लगती हैं, उसको आम को बौराना बोलते हैं।
पिछले वसंत में आम कैसे बो रहे थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुकाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर लिया है। अब उतनी मंजरियां नहीं है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यशोधरा कौन है? तथागत गौतम की, जो आजकल तपस्वी बनकर भगवान बुद्ध हो गए, उनकी पत्नी है, रानी है, और सुंदरी की जेठानी है। और सुंदरी को अपने रूप का बड़ा गर्व है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ। यदि यशोधरा को छोड़कर और बुद्ध हैं, तथागत गौतम हैं, वो साधु बन गए, सन्यासी बन गए, तो इसका कारण ये है कि यशोधरा को प्रेम, क्रीड़ा या काम के ये जो विभिन्न भेद हैं उनका पता नहीं। वो अपने पति को पारिवारिक जीवन में बांध के नहीं रख पाई, उसकी कमजोरी है ये। लेकिन मैं दिखा दूंगी, यशोधरा आज उधर दीक्षित हो, लेकिन मैं दिखाऊंगा मेरा पति है। चाहे उसका आकर्षण बुद्ध के प्रति रहा होगा, बुद्ध के विचारों से वो प्रभावित रहा होगा, लेकिन मेरे प्रेम के आकर्षण, मेरे भोग विलास, मदिरा पान, इस विलासिता के जीवन को वो त्याग नहीं पाएगा। इसलिए यशोधरा भिक्षुणी के रूप में जिस दिन दीक्षा ग्रहण करने वाली है, उसी रात को उसकी जो देवरानी सुंदरी है, वह कामोत्सव का आयोजन कर रही है। और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा, मदिरापान चलेगा। फिर कुछ पल ऐसे रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा रहा हो। श्यामांग अग्निकाष्ठ को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है, अग्निकाष्ठ सिगड़ी आग जलाने, जैसे उसी से अपने अंतर प्रकाश कर लेना चाहता। फिर आत्मालाप करता, फिर खुद ही संवाद बोल रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है। अग्निकाष्ठ की ओर देखता है, इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है, यही ना। अनिश्चय के भाव से जाकर अग्निकाष्ठ बाहर छोड़ देता है और आकर फिर से पत्तियां सुलझाने लगता है। न जाने इनका सिरा कहाँ है। ये जो सारे संवाद हैं, यही प्रतीकात्मक संवाद है। जैसे जैसे पत्तियों का सिरा नहीं मिल रहा श्यामांग को, पत्तियों को सुलझा नहीं पा रहा है, उसी प्रकार से सबकी मन में पत्तियां उलझी हुई हैं। चाहे वो नंद हो, चाहे सुंदरी हो, वो उलझन में है कि ये समस्या सुलझेगी कैसे। जैसे सुंदरी है वो रूप, यौवन और विलासिता में मग्न है, और दूसरी ओर नंद है, उसे एक और रूप और यौवन अपनी ओर खींचता है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के निवृत्तिवादी जो विचार हैं, दुखवादी विचार हैं, आर्य सत्य हैं, वे प्रभावित करते हैं। तो ये उलझन सबके भीतर है, किसी से सुलझ नहीं पा रही। ये प्रतीक है संवाद। एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। झुंझलाकर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, तू सपने भी देखती है तो? ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो यह है कि सहसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाने से, बात कर रही है अलका से, लेकिन फिर श्यामांग पर दृष्टि पड़ती है और बोल, काम इस तरह से होता है श्यामांग? उन्हें तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो? डोरियां पत्तियों में उलझी हैं या पत्तियां डोरियों में? श्यामांग अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ बोलता है, नहीं, मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूँ कि इस किस तरह से किसी तरह से सुलझ जाए। तो यानी ये उलझन सबके भीतर है। सुंदरी, हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेंगी। जाओ, जाकर ये काम किसी और को सौंप दो, और कहीं एकांत बैठकर सोचो कि जब हाथों में कोई काम न रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता है, और फिर सुंदरी को गुस्सा आता है, आवेश के साथ कहते हैं, गुस्से के साथ कहते हैं, जाओ। श्यामांग किसी तरह पत्तियां संभाल कर एक बार चुंधियाई सी दृष्टि से उसकी तथा अलका की ओर देखता है, फिर बाईं ओर से बाहर चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठ के पास रुकती है, फिर मत्स्याकार आसन के पास आ जाती है। एक मछली के आकार का एक आसन बना हुआ है, वहाँ आती है। स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण हो जाता है। होता है ना, दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग जब नौकरों से बात करें तो बड़ी प्रताड़नापूर्ण भाषा का प्रयोग करेंगे, और जब अपने दोस्तों से, मित्रों से बात करेंगे तो बड़ी सहजता से बात करेंगे। तो सुंदरी भी इसी प्रवृत्ति की है। तो फिर अलका से कहती, हाँ, तो तू अपने सपने की बात कर रही थी ना अलका, क्या देखा था? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। फिर सिर से पैर तक अलका की ओर देखती है, ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश।
तुम जवान हो, युवा हो, सुंदर हो और तुम सपने देखती हो धूल भरे आकाश के, इसका कुछ उपाय करना होगा। और अलका उसके पास आती हुई कहती है, प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, और प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। आज भी मान्यता है, लोक मान्यता है कि सुबह के समय जो सपना देखा जाए वो सच होता है। इस तरह से अलका जो सपना देखती है, इस सपने को आगे फलित करेगा रचनाकार किस तरह से, तो हम आगे जब नाटक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। धन्यवाद।